नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। यूपी में 7 महीने के बाद चुनाव हैं और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सम्मेलन पर सम्मेलन हो रहे हैं तो यूपी फतह करने को लेकर के बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। अब दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। शाह के बुलावे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान मिशन 2022 को लेकर के रोड मैप और एमएलसी की खाली 4 सीटों को भरने के लिए नाम पर सहमति के साथ ही जितेंद्र प्रसाद और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। अब सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से आला कमान को एमएलसी के लिए दिए गए नामों में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र प्रसाद के नाम हैं। इसके साथ ही निषाद पार्टी को साथ रखना भी बीजेपी की मजबूरी है, लिहाजा संजय निषाद को भी एमएलसी बनाए जाने पर सहमति की संभावनाएं बन चुकी हैं। अब कुल मिलाकर के राज तिलक का रोड मैप तैयार हो चुका है, तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि योगी के विजय रथ को आखिर विपक्ष कैसे रोकेगा और यूपी की सियासत में क्या संजय निषाद का कद बढ़ेगा। तो दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई, 2022 का रोड मैप तैयार हुआ है। बैठक में संजय निषाद भी मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान क्या बात हुई है, उनको क्या आश्वासन दिया गया है, सुनिए। संजय निषाद की अक्सर फोटोग्राफ वायरल होती है जिसमें वो भाजपा का आलाकमान साहब बैठते हैं, दिखते हैं और एक बार फिर ऐसी फोटो आई है। निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। संजय निषाद जी, फोटो ही आती है, कोई खबर भी आएगी क्या? फोटो के साथ खबर भी है और खबर मैंने शेयर भी किया है और खबर लिखी भी गई है और खबर है, क्योंकि हमारे लोग अंग्रेजों को कह दे खबरदार, अभी देश को नहीं लूट के ले जा सकते, उन्हें मारकर भगा दिया, कानून बना दिया। कहा गया ना, पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। मतलब 2022 में गठबंधन रहेगा बीजेपी से रहेगा। और जहाँ तक आपके एमएलसी की बात है, उस पर चर्चा मैंने नहीं की। उस पर इतना जरूर कहा कि पिछली बार आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, उससे हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा नाखुश हैं। आगे ऐसा न हो तो अमित शाह जी ने आश्वस्त किया कि नहीं, जो भी कुछ आगे होगा, मतलब प्रेशर में आपके आगे जो भी कुछ आगे होगा उसमें हम लोग निषाद पार्टी के शेयर है पूरे। मतलब दबाव काम आ गया? कोई दबाव नहीं है। दबाव किस बात का दबाव होगा? हम लोग अभी दबे लोग हैं, हम लोग हमें दबे और कुचले हैं। दबाव जो दबाव और कुचला 70 साल से कैसे कोई दबाव देगा? दबाव का मामला ही नहीं है। राजनीति का मामला है कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। पिछली सरकारों को हम लोगों ने देख रखा कि कैसे हमारे मुद्दे हमारे समाज के साथ सत्यानाश धोखेबाजी की है। हम लोग आंदोलन करते रहे केंद्र के खिलाफ, राज्य सरकार गोली मरवाती रही, 302 मुलजिम बनाती रही, तो उस पर चर्चा हुई कि आखिर अगर आपको एमएलसी या कैबिनेट में जगह नहीं मिली, अगर विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में यूपी कैबिनेट का, उसमें जगह नहीं मिलती है, एमएलसी नहीं बनाया जाता है, तो भी ये गठबंधन काम रहेगा? हमारे लोगों ने 13 जनवरी 2021 को लाखों लोग इकट्ठे हुए थे गोरखपुर में संकल्प दिवस में। उसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारे जो मुद्दे हैं, 3 प्रमुख मुद्दे। पहला आरक्षण, जो आसानी से मझवार का, हम केवट का नहीं मांग रहे, हम केवट मल्लाह टाइटिल लिखते रहे, मझवार मिलता रहे जैसे उनको है। दूसरा, हमारे तालघाट नदी रोजी रोटी मिल जाए मेरे समाज का, किसी तरीके से जो खाने बिना मर रहे हैं, पिछली सरकार कानून बना के उड़ाड़ रही, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, पद प्रतिष्ठा नहीं, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी सीटें देगी उससे हम लोग संतुष्ट होकर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी रखा कि भाई आप जितने भी निषाद बाहुल सीटें हैं, अपने सिंबल से कौन सी सीट जीत सकते हो, सर्वे करके हमें जल्दी बताओ, हम भी सर्वे कराते हैं। नहीं वो एमएलसी बनने का या अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, बता दिया ना, उन्होंने कहा आगे जो भी कुछ होता है आज के बाद उसमें आपको जरूर हिस्सेदारी मिलेगी। शुक्र बात नहीं। तो ये था संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, का साफ तौर पे कहना है कि भविष्य का वायदा हुआ है। अब भविष्य में क्या 2022 होता है या फिर वर्तमान में एमएलसी बनना या फिर इनको संभावित कैबिनेट एक्सपेंशन जगह देना, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन 2021 में 2022 में इससे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए, ये बात साफ हो गई। अब देखना है कि एमएलसी बनते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
तो तस्वीरें देख लें आप। ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संजय निषाद के साथ मुलाकात, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दो चीजें सबसे अहम है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अब तो कयास ये भी हैं कि आगे आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर ही एक्सपेंशन हो सकता है। दूसरा जो बहुत अहम मुद्दा है वो ये है कि 4 जो एमएलसी की सीटें अभी खाली हैं उनको लेकर के भी कुछ नाम हैं जिनकी चर्चाएं शुरू हो गई, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम है, संजय निषाद जिनको अभी आप सुन रहे थे, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनको भी एमएलसी बनाया जा सकता है। ये अभी फिलहाल जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के विकास और राष्ट्रवाद ये दो मुद्दे बहुत अहम रहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो एकदम स्पष्ट है, लेकिन अब इन सब को लेकर विपक्ष की तैयारी क्या है? क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि संपर्क अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी भी अपने चुनावी रणनीति को और पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो अभियान है उसको शुरू कर दिया है, जिसमें वो भी लोगों को अब मनाने की कवायद में लगातार लगी हुई है। और बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन भी आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमेशा ही बेहद दिलचस्प होता है और इस बार भी बेहद दिलचस्प ये होने वाला है, क्योंकि सभी अब जातीय समीकरणों को साधते हुए और अपने जो राजनीतिक एजेंडे हैं उसके तहत आगे बढ़ते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इन समीकरणों को बिठाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से इस पूरे एजेंडे को साधने की कोशिश हो रही है, उसमें किस पार्टी को कामयाबी मिलती है इसके लिए तो चुनावों का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, कोशिश भरपूर ये हो रही है कि जो वोट बैंक हैं या फिर जो रूठे हैं उनको मनाया जाए, और अगर किसी भी तरह से कोई वर्ग ऐसा है जो कि संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको अपने पाले में कैसे लाया जाए, इसकी कवायद और इसकी माथापच्ची आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। और बैठकों का जो मैराथन सिलसिला है वो सभी पार्टियों में आपको देखने को मिल रहा है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि सत्ता के अंदर है इसलिए चुनौती भी बहुत बड़ी है। और चुनौती इस बात की भी है कि क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास को एक बार फिर से जीत पाती है, कैसे भरोसे पर वो खरा उतरती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उसमें कितनी सफलता उसको मिलती है और विपक्ष इसको कैसे रोक पाता है, ये तो सवाल बनता है। और आज सवाल तो बनता है कि शुरुआत भी करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजीज खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजीज खान जी आपका भी स्वागत। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं निषाद पार्टी के। अजय सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिषेक वाजपेयी जी आपका भी स्वागत। और सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसडीएसपी के। सुनील अर्कवंशी जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लोग संजय निषाद जी को भी सुन रहे थे, मुलाकात हुई है, बात हुई है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के अब सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं, ये स्पष्ट है। जी हां, जी हां, बिल्कुल स्पष्ट है। अजय सिंह जी, कैसे देखा जाए, क्योंकि कुछ बातों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के बीच में ऐसा लगा था कि रार कहीं नजर आ रही थी, लेकिन क्या अब वो सब ऑल इज वेल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और कैसे साथ मिलकर के चुनाव के अंदर जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत ही ज्यादा स्पष्ट बात है, बहुत ही हाँ जी जी अजय जी आप अपनी बात रखें। बहुत ही ज्यादा स्पष्ट सवाल और जवाब है। आप हाँ जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार निषाद जी से, नड्डा जी से और माननीय अमित शाह जी से बहुत ही सार्थक और सकारात्मक बात हुई है और हम लोग को बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिली है इनकी इस बैठकों से। मछुआ समाज को लेकर के जो भ्रम था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वक्त आ गया है और आने वाले 2022 में माननीय संजय निषाद जी अगुवाई में निषाद पार्टी काफी बड़ी व्यवस्था के साथ सामने आ जाएगी। समीर जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, अब निश्चित है क्योंकि अब चुनाव है तो सभी अपनी अपनी जो रणनीतिक बिसात है उसको बिछाने में लगी हैं, चुनावी बिसात को बिछा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं देख पा रहा हूं, एक तो बार बार जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी एमएलसी को लेकर के चर्चाएं हैं, कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर के चर्चाएं हैं। क्या जो चर्चा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी कि खासतौर से कुछ वर्ग जो कि आपसे नाराज, उसको कहीं मनाने की कोशिश और सभी को साथ में लेकर के आगे चलने की रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे देखूं मैं इन मैराथन बैठक को? और आज जो संजय निषाद जी के साथ मुलाकात के बाद जो बातें निकल करके सामने आई, इसके क्या मायने समझे जाएं? उससे न किसी की नाराजगी है न किसी का दुराव है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने सहयोगी दलों के साथ
अच्छे प्रकार से बातचीत करके सबको साथ लेके चलने का प्रयास करती रही है। हमारे नेता का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। संजय निषाद जी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके पुत्र प्रवीण निषाद जी हमारी पार्टी के सांसद हैं। सदैव समय समय पर संजय निषाद जी समाज की समस्याओं को लेकर रहा हो, चाहे उनकी पार्टी की समस्या रही हो, निषाद समाज की समस्या रही हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराते रहे। और लोकतंत्र में बातचीत होते रहना चाहिए। संवाद होता है तो रास्ता अच्छे प्रकार से सभी दल तय करते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, जनता दल यू हो, और भी बहुत सारे घटक दल हैं जो देश भर में है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लेके चलती है और हमारे घटक दल लंबे समय से हमारे साथ है। हम सबका एक ही एजेंडा है कि समाज का विकास हो, समाज का उत्थान हो, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले सरकार की योजनाओं का। इसके लिए संजय निषाद जी भी काम कर रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेतृत्व काम कर रहा है। आप देखिए 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को प्रशस्त किया। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो किसानों की समस्या रही हो, नौजवानों की समस्या रही हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो, रोजगार के क्षेत्र में रहा हो, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रहा हो, सब में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान दिलाया। कोरोना महामारी के अंदर चाहे टेस्टिंग का सवाल रहा हो, टीकाकरण का सवाल रहा हो, इन सब में आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश। ठीक है समीर जी, अगर इतने अचीवमेंट हैं तो जातीय समीकरण को साधने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह सवाल है मेरा इसके साथ। क्योंकि फहरिस्त आपकी बहुत लंबी है, आप तो सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ योजनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ उसको भी गिना रहे हैं। फिर जातीय समीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता तो ऐसे ही कन्विंस हो जाएगी क्योंकि आपने तो सबके लिए काम किया, जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम जाति समस्याओं को साधने की बात नहीं कर रहे, जाति नेताओं को साधने की बात नहीं। संजय निषाद पार्टी चलाते हैं, ये ठीक बात है, वो निषादों की बात करते हैं, लेकिन वो सर्व समाज की बात करते हैं। वो किसी समाज को गाली नहीं देते। संजय निषाद जी ने किसी समाज को गाली नहीं दिया। हाँ ठीक है, किसी वर्ग विशेष की चिंता वो कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी की सिद्धांत है, उनके पार्टी की नीति है, वो अपने नीति पर चल रहे हैं। हम उनको साधने का प्रयास नहीं कर रहे। उनकी भी इच्छा है कि देश का अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो निषाद समाज से आता है, चाहे मछुआरा समाज से आता है, चाहे पासी समाज से आता है, चाहे अनुसूचित वर्ग से आता है, चाहे पिछड़े वर्ग से आता है, चाहे सामान्य वर्ग से आता। उनकी पार्टी में भी सभी जातियों के लोग सदस्य हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली निषाद वर्ग के लोग ही उनके यहाँ पदाधिकारी। पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज को लूटने का काम किया, उस जाति को छलने का काम किया है, उस जाति के लोगों के हक को मारने का काम किया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी, चलिए किसका चेहरा बेनकाब हुआ है और किसका नहीं हुआ है, इसके लिए तो हम लोग सब लोग चुनाव का ही इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, रणनीतिक तौर पर अब आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे देखा जाए, इस पर चर्चा हम जरूर करते रहेंगे। अजीज खान जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों के साथ साथ अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का आकलन किस तरीके से आप करते हैं? देखिए आयुष जी, अभी मैं विद्वान प्रवक्ता समीर साहब को सुन रहा था, किस खूबसूरती के साथ अपनी कमियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक सुझाव इनको देना चाहूंगा कि ये जो 4.5 साल का वक्त बीत गया और अब ये मंत्री के नाम पे झुनझुना देने जा रहे हैं लोगों को, अगर इनको वाकई में बनाना था और समाज से हमदर्दी थी और लोगों से हमदर्दी थी तो 4.5 साल पहले भी हो सकता था। ये जनता भी जान रही है और जो इनके सहयोगी दल भी हैं उनको भी पता है कि ये झुनझुना है केवल गुमराह करने का एक बेहतर तरीका। एक बात, इसी क्रम में अभी इन्होंने जो केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया कि साहब ये जाति वो जाति, अरे साहब कागजी मंत्री आप बना रहे हैं, आप समाज में सामाजिक न्याय की बात तो कर नहीं रहे हैं। आपसे लोगों ने मांग किया, इवन आपके घटक दल ने भी मांग किया कि आप जातीय जनगणना करा दो, साहब उस पर आप मुकर गए। इसलिए मुकर गए क्योंकि आप पिछड़े समाज को उसका हक नहीं देना चाहते। आपसे कहा गया साहब इसका जो कैप बढ़ा दो, वो आप नहीं बढ़ाना चाहते। केवल एक वहां भी आपने कैबिनेट में भी पास करके झुनझुना पकड़ा दिया, केवल गुमराह। मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से तैयारी बीजेपी की चल रही है साहब, जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट की बात चल रही है, आशीर्वाद यात्रा लगा हुआ है, सांसद तमाम लग गए, विधायक लग गए, मंत्री लग गए। मैं आयुष भाई आपको बताना चाहता हूं, अगर ये वाकई में कोविड काल में ऐसे प्रभारी बना देते
ये जिलेवार पर भारी बना देते, ये लोकसभा वार पर भारी बना देते, शायद इतनी मौतें ना होती, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती। लेकिन दुख इस बात का है कि उसी कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुनाव में व्यस्त रहे और पश्चिम बंगाल में लगातार वहां व्यस्त रहे। यहां पे लाखों मौतें हो गई, लोगों को अस्पताल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। उस पर यह जवाबदेही नहीं होगी। बूथ मैनेजमेंट करने से आप चुनाव जीतेंगे, प्रभारी बनाने से आप चुनाव जीतेंगे, मंत्री बना करके खर्चा बढ़ाने से आप चुनाव जीतेंगे। साहब, जिस तरीके से आज प्रचार प्रसार अब जनता के पैसे का लगा करके टेलीविजन से लेकर के अखबारों में प्रचार प्रसार जनता के पैसे से हो रहा है, ये वाकई में जनता इस बात को देख रही है। और खर्चा आप 4.5 साल बाद मंत्रियों को बना करके आप बढ़ाने जा रहे हैं। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं। सब मंत्री बनाना था, इनके अंदरूनी रणनीति को देखें। माननीय मोदी जी ने माननीय योगी जी को बुला करके कई बार कहा, अरविंद शर्मा जी को साहब मंत्री बना दीजिए, ब्राह्मण को मंत्री बना दीजिए, राय को मंत्री बना दीजिए। इन्होंने उनको नहीं बनाया और उनको उपाध्यक्ष बना करके 17वें नंबर पे उनको डाल दिया। साहब, ये है इनका चेहरा। ये सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते। ये वाकई में हम इनसे जानना चाहते हैं क्या इस मंत्रिमंडल नहीं, ये तो इनकी रणनीति है। चलिए, आपने उनकी रणनीति के बारे में तो बता दिया, लेकिन अजीज खान जी, मैंने आपसे ये भी सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी की भी रणनीति बताएं ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय बात है कि मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, रणनीति, इन सब का भी बहुत अहम योगदान होता है। मुद्दों के साथ साथ ये चीजें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अजीज खान जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की? मैं वही बताने, अब सर मैं आयुषी में बताने जा रहा था समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इनके कामों को, जो काले कुकृत हैं, जो इन्होंने पूरे प्रदेश को गुमराह किया, ठगा है, धोखा दिया है, उसको बेनकाब करना। हम इनको बेनकाब करेंगे। इनको महंगाई पर बेनकाब करेंगे। इन्होंने संकल्प पत्र, जो झूठा पत्र इनका है, उन्होंने कहा था 6 एम्स मैं दूंगा, साहब 1 एम्स नहीं दिया। 25 मेडिकल कॉलेज कहा था, 1 मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। 70 लाख नौकरियां देने कहा था, 4 लाख अभी माननीय योगी जी कह रहे थे, साहब हमने कहा हिसाब दो, अब आंकड़ा जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करूंगा, साहब 12,500 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान है, उसको नहीं किया। ये सारी गतिविधियों को हम बेनकाब करने का रोड। चलिए, कुल मिलाकर इन मुद्दों के सहारे आप कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है उसमें आप अपनी जो राजनीतिक बिसात। अभिषेक वाजपेयी जी, चूंकि एक तरफ देख रहे हैं हम लोग अखिलेश यादव का चेहरा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा, दोनों पार्टियां बता रही हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसा, इनके कार्यकाल में ऐसा। कांग्रेस पार्टी का आकलन आप कैसे करेंगे? और क्या अब उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है कि एक तरफ तो अखिलेश यादव जी का चेहरा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा, उन सब के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाए और जनता को कन्विंस कर पाए कि कांग्रेस पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता देखे? क्या वो तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, आपसे जानना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय जगपाल लल्लू जी की नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और उसी में ही हमारी एक कड़ी जुड़ी हुई है जय भारत महासंपर्क अभियान, जिसमें हम 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक में हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता जितने भी लोग 90 लाख से ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे और गांव में प्रवास भी कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पे हम उनकी समस्या जो है उनके रिगार्डिंग, उनके अनुसार तो हम बात कर ही रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या क्या है, उन्हीं की समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि कहाँ पे हमसे कमी रह गई, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं आपके प्रश्न का तो मैंने जवाब दे ही दिया है, लेकिन मैं साथ में एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ पार्टियां जो हैं जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए वापस से पहले जैसी स्थिति में आ चुकी है। अगर वो 4.5 पौने 5 साल वो सिर्फ जनता के प्रश्नों पे बात करती थी, आज वो प्रश्न क्या खत्म हो गए हैं क्या पार्टी से? सबसे बड़ी बात ये चीज है, आज वो वादे कहां चले गए? जब बोला गया था कि खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री कृषि से वादा किया था, आज वो वादे कहां चले गए? आज वो वादे कहां चले गए? बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने की बात कही गई थी, आज वो वादे कहां चले गए? 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप प्रोग्राम की बात कही गई थी, आज वो वादे कहां चले गए? शिक्षा के लिए सामान्य नियमावली, सामान्य
भविष्य निधि पेंशन योजना का वादा किया गया था, आज वो वादे कहां चले गए? वित्तहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने का वादा किया गया था, आज वो वादे कहां चले गए हैं? जो 500 करोड़ रुपए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना के लिए बोला गया था, कहां चले गए आज? देखिए, मुद्दों से अगर हम भटक तो उससे का जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी, जनता के मुद्दों की करनी पड़ेगी। हमें महंगाई पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें बेरोजगारी पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें किसान आज कैसे सड़क पे आ गए उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी, हमें महिला सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। हम इस तरीके से नहीं चल सकते कि लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतने के लिए लाठी डंडा कट्टा बम बारूद इस तरीके से इस्तेमाल है, इससे काम नहीं चलेगा। आज समय बदल चुका है, कांग्रेस पार्टी बदली हुई है, हम सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों की बातें करते हैं। आज आपको जनता के लिए आगे बढ़ना और जो आरएसएस की गोद में वापस से बैठ गए हैं उनको समझना पड़ेगा। आप कितने भी आप केंद्रीय मंत्री उतार लीजिए मैदान में, उसको कोई फर्क नहीं होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको हरदोई की घटना याद होगी, अजय मिश्रा और टेनी जी, उनके पास जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे और टेनी जी के पास बैठे हुए थे ब्राह्मण कार्यकर्ता उनके, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कुछ मुकदमे लगा दिए गए हैं फर्जी तरीके से, मैं पूरा नहीं कोट करूंगा, कुछ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं, आपके संगठन मंत्री को भी बताया गया है, उन्होंने संज्ञान लिया, उसके बाद कुछ नहीं। तो टेनी जी ने स्पष्ट कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते और जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया कि अगर ये कार्यकर्ता है तो इनको पार्टी से बाहर करो। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जब ये अपने कार्यकर्ताओं से के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आम जनता के साथ क्या इंसाफ करते होंगे? एक नहीं कितने सारे जीवन उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं कि 2022 आने वाला है, अगर इनके विधायकों ने काम किया होता तो वो एड़ी चोटी के जोर लगा करके कहते हैं हाँ मैंने अपने क्षेत्र में काम किया, ना मुझे किसी सांसद क्या हो सकता है ना किसी क्या हो सकता है। कुछ कमियां होंगी, आप जरूर पार्टी के नाते आप आइए, उनको बताइए, उनको दूर कीजिए, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है उस नाते। लेकिन आज जनता जान चुकी है तो की सारी है कि सारी बिचनारी है कि नारी की सारी है, कितना कंफ्यूजन था सब कुछ। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विरोध में बैठ करके फिर राजनीति का प्रचार प्रसार। ठीक है, चलिए, जात धर्म भगवान की राजनीति के सारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश है। समीर जी से मैं इसका जवाब लूंगा। सुनील अर्कवंशी जी, एक रिएक्शन आप मेरा वही है, लोग देख रहे हैं कि विपक्ष अपनी लगा हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ जनता जब ऑप्शन के तौर पर चुनने के लिए जाएगी बहुत कुछ सोचना होगा, और वो एसबी-एसपी को ही क्यों चुने, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बिल्कुल, हम सबसे पहले ये बता दें आपको, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से जन चौपाल लगाकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गांव-गांव हम जनता तक ये बात पहुंचाने की कवायद शुरू कर चुके हैं कि आखिर हमको वोट देने की आपको क्यों जरूरत है। आज हम लोगों ने जब सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में हम लोगों ने चुनाव जितवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को लेकर गए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पार्टी बनकर रह गई। उसने सिवाय अपना एडवर्टीजमेंट करने के अलावा जनता के साथ कुछ नहीं किया। चाहे जो भी हमारा मुद्दा हो, शराबबंदी को लेकर हो, न्याय समिति की रिपोर्ट लेकर हो, बिजली मुफ्त देने को लेकर हो, मतलब इस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों से भटक गई। और उसके बाद हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर हम लोग जनता के पास भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज गांव में आप देखिए, कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम सड़कें दे रहे हैं, हम लोगों को राशन दे रहे हैं, मगर ये सब सिर्फ छलावा है। और रही बात आप मंत्रिमंडल का लालच देना, जैसा कि अभी आपने कहा, माननीय संजय निषाद जी लगातार उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते हैं कि हमको मंत्री दे दीजिए, हमको एमएलसी दे दीजिए। उनका सिर्फ उनके समाज से कोई प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, और कुर्सी से प्रेम के लिए वो खून का पत्र भी और खून का पत्र लिखने का इनाम शायद उनको जल्द ही कुछ भारतीय जनता पार्टी दे देगी, ताकि वो अपने खुश हो जाए और समाज की लड़ाई भूल जाएं। मगर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर कुर्सी को लात मार दिखाने का काम किया कि मेरी लड़ाई समाज के लिए लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अगर हमारे मुद्दों पर काम करती तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते। हम ये सब बातें जनता के बीच बताने के लिए जा रहे हैं। आज आप लोग देखिए, मात्र 5 किलो चावल देते हैं, उसमें बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं। आप चावल देने के बहाने, ठीक है, लेकिन ये तो एक फोटो लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा है, उन्होंने बता दिया, प्रियंका गांधी का चेहरा है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, एसबी-एसपी की तरफ से भी तो बताए ना भाई, जनता रिकॉग्नाइज कैसे करेगी?
क्यों नहीं है चेहरा? हमारे पास हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि हमारे माननीय जी ने कहा कि लगातार हम लोग जनता के बीच में, और चेहरा भी हमारे पास में है, इसमें चेहरे की कोई बात नहीं है। हमारे नेताजी लगातार आप लोगों के माध्यम से जा रहे हैं, ये कंफर्म है कि नहीं है? नहीं, क्यों जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इसी बात को लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूछे भारतीय जनता पार्टी के हमारा कौन सा मुद्दा पूरा करने का काम किया। नहीं, मिलने के लिए तो हम आपके यहाँ से भी नेताजी से मुलाकात कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके नेता के साथ गठबंधन करने के लिए चले जाएंगे। मिलने के लिए तो हमारे माननीय संजय सिंह जी के साथ भी मुलाकात करते हैं। लेकिन अर्कवंशी जी अभी तो आपने संजय निषाद जी को लेकर के कहा, अर्कवंशी जी आपने संजय निषाद जी को लेकर के कहा मजबूत हो चुका है कि वो बार बार उनके दरवाजे पर जाते हैं कि सत्ता के अंदर कुछ भागीदारी मिल जाए। अभी आप उनको लेकर के ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब आपके नेता की अगर मुलाकात हो जाए तो बिल्कुल हमारी मुलाकात इस बात के मुद्दे थे सभापति कि आखिर आप तारीख पे तारीख हमको कब देते चले जा रहे हैं? आखिर ये न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी? आप आश्वासन देने ही का काम करते हैं, जबकि रिपोर्ट पूरी बनी पड़ी है, आपको लागू करना है। उन्होंने फिर आश्वासन दे दिया, तो देखते हैं आखिर कब इन सब मुद्दों पर। चलिए अर्कवंशी जी, आपने भी अपनी राय, अपनी बात को लिया, अपनी पार्टी की तरफ से आपने अपना भी पक्ष रखा। अब मैं जनार्दन मिश्र जी का रुख करूंगा। जनार्दन मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जनार्दन मिश्र जी, देखिए सभी पार्टियों की बात को या सब अपनी अपनी रणनीति के साथ अपनी अपनी जीत के दावों को यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है, कैसे देख पा रहे हैं इस बार के उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव को? आपका रिएक्शन चाहूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। जनार्दन मिश्र जी, मुझे लग रहा है शायद आपने अनम्यूट नहीं किया, एक बार अनम्यूट करें। जी जी जनार्दन जी, थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए जनार्दन जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। निषाद पार्टी का ही अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मुझे ये बताएं, चूंकि जो बात अभी यहां पर कही गई अर्कवंशी जी की तरफ से, और खासतौर से जो सवाल उठा कि एक तो इतना लंबा इंतजार हो गया, 4.5 साल का वक्त पूरा बीत गया, और अब अगर वो कहते भी हैं कि आपको भागीदारी दे देंगे या आपकी जगह को वो सुनिश्चित कर देंगे, तो कैसे जनता को कन्विंस करेंगे आप लोग अपनी पार्टी के ही नाते? मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, इसका जवाब दें अजय जी। बात बहुत पते की है और बात बहुत सुनिश्चित तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद जी की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है अपने बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका के साथ, और बहुत स्पष्ट इसलिए है कि हमें हमारी दरकार को पूरा करने के लिए मैं अपने वजूद में तो आऊं, मैं अपने वजूद में आने के लिए अपने को भ्रमित करूं, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे तो नहीं दौड़ूंगा। मैं तो वहीं पर जाऊंगा जहां मेरी सुनवाई होगी और जहां मेरी बातों को रखी जाएगी और जहां हमारा दिल मिलेगा। जब मेरे समाज के मुखिया माननीय संजय निषाद जी ने इस बात को अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रखर समुदाय के बीच में या अगुवा के बीच में जो अपनी बात रखते हैं, तो उनकी सुनवाई उनके तरीके से होती है। और रह गई बात यह कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में दोनों दल आज 4.5 साल से आ रहे हैं। हमने अपनी बातों को समय समय पर उनके समक्ष रखा है, वहां सुनवाई होती है और अभी होती भी रहेगी। जब ऐसी व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल चल रही हैं, तो उस व्यवस्था के तहत हम अपने को बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए आपके समाज को क्या मिला? या आप जिन मुद्दों को लेकर के चले थे, और 2022 में हम अजय जी जिन मुद्दों को लेकर के आप चले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए, क्या उनमें से कोई मुद्दा सॉल्व हुआ आपका? आपके समाज को वो सही बात या वो सही हक मिला जिसकी आवाज को आप उठाते रहे? सभी मुद्दे हमारे हाँ जी, जब हमने अपनी बात वहां रखी है तो उसकी सुनवाई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हमेशा होती आई है। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि माननीय संजय निषाद जी ने ऐसी कोई बात रखी नहीं जो सुनने के लायक हो ही नहीं। मछुआ समाज के उत्थान के लिए, उनके अब तक के साथ अनहोनी के लिए, उनके साथ हुई अब तक अव्यवस्था कुव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं उस शैलीपूर्ण और तरीके से रखी हुई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवा को स्वीकार है और वो दिन प्रतिदिन उस पर सुधार करके हम लोग के समक्ष रखते आ रहे हैं। हम लोग माननीय संजय निषाद जी की अगुवाई में 2022 को बहुत ही तरीके से और बहुत ही सुलझी हुई रणनीति के तहत जीतने जा रहे हैं। और
इस तरीके से हमारी व्यवस्था वहां कायम हो रही है कि जैसा बड़े भाई के साथ छोटे भाई का निर्वहन होता है, हम लोग उस भूमिका को परिपूर्ण तरीके से रख के और 2022 को बहुत ही प्रखर तरीके से सामने लेके आएंगे और 300 प्लस सीटों पर हमारी। चलिए ठीक है, जनार्दन जी का एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूं। मैं कोशिश करता हूं, एक टिप्पणी मुझे वरिष्ठ पत्रकार की भी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड हरपंशी जी, एक सेकंड हरपंशी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी पे चुनाव ठीक है लड़ने का हरपंशी काम जी, किया। आप सवाल अपना पूछ लीजिएगा। पहले मैं जनार्दन जी की एक टिप्पणी लेता हूं। जनार्दन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए जनार्दन जी, जी जनार्दन जी, जनार्दन जी अपनी बात रखें, कैसे देख रहे हैं? चलिए जनार्दन जी की ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। समीर जी जवाब दें, आपके जो विपक्षी दलों की तरफ से सवाल आपको लेकर के जो उठाए गए। आयुषी, विपक्षी दलों के पास कुछ है ही नहीं। अभी मैं सुनील रघुवंशी को सुन रहा था और अभिषेक को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता है। कांग्रेस को पहले ये मूल्यांकन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कहां। 7 सीटों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा 4 साल से कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में रहती कब है, आती कब है और जाती कब है? वो टूरिस्ट पर्यटन पर आती है और राजनीतिक पर्यटन करके प्रियंका जी वापस हो जाए। अब सवाल इस बात का है कि अर्कवंशी जो कह रहे थे, अर्कवंशी हमको लगता है कि नए आए हैं, उनकी पार्टी, इनको जानकारी। हमारी समीर जी, पार्टी हमारी 2002 की पार्टी नई नहीं है। जी पार्टी हमारी जी, आप नए आए हो, नहीं जानते हो। 2002 की पार्टी तो है। 2012 में आप सपा के साथ लड़े थे, क्या दुर्गति आपकी हुई? ठीक बात है। 2017 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे, तब 14 साल का आपका वनवास खत्म हुआ। अरे भाई बात तो सुन लो भैया। 2012 में आप लड़े थे, ओम प्रकाश राजभर चुनाव पूरी तरह से हार गए थे। 2017 में हमारे साथ आप गठबंधन करके लड़े, जनता ने आप पर विश्वास किया, आप जीत के आए, हमने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया। आपके कृत्य ऐसे थे, आपने स्वयं सरकार में रहते हुए, कैबिनेट के मंत्री रहते हुए, कैबिनेट की बैठकों में रहते हुए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मर्यादा होती है। सुनील रघुवंशी जी, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के लिए वहां पर चुन के गए थे। अगर किसी बात पर मतभेद है तो आपको कैबिनेट के अंदर अपनी बातें रखनी चाहिए, मीडिया में बात नहीं रखनी चाहिए। ये पॉलिटिकल मर्यादा नहीं है, सीखिए। आप गुंडा और माफियाओं का समर्थन करेंगे, आप गुंडा और माफियाओं को अपने भारतीय जनता पार्टी का गुंडा और माफिया, भारतीय जनता पार्टी का गुंडा और माफिया, कोई जिला नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गुंडा और माफिया पार्टी का नाम दिखाई पड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी चरित्र पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कहां पहुंचा दिया है? आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, मुंगेरी लाल के आप देख रही है, आपको कुछ भी नहीं पता। कांग्रेस सक्रिय पर है, कांग्रेस है एक अध्यक्ष तो झूठ नहीं पार्टी हुआ करती थी। एक कांग्रेस की सचिव है उत्तर प्रदेश की। ठीक है अभिषेक जी, एक एक करके अभिषेक जी इस तरीके से चर्चा का कोई फायदा नहीं होता है। ना आपकी बात को जनता समझ पाएगी, ना उनकी बात को समझ पाएगी। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। एक एक करके अभिषेक वाजपेयी जी, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि आप उनको ऊपर टीका टिप्पणी करते रहें, वो आपको बोलते रहें। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, एक एक करके बोले। मैं सबको पूरा समय दे रहा हूं, कंप्लीट करें। देखिए, कांग्रेस को देश समझ चुका है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे समीर जी ये बताएं, आपने कहा कि विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इतने मुद्दे गिनाए यहाँ पर, और वो गिनाने बैठेंगे तो उनकी फेहरिस्त और लंबी हुई चली जाएगी। कोई पॉइंट्स मुझे बता दीजिए, 4, 5, 8 पॉइंट ऐसे जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, आप कहेंगे ये हमारा परफॉर्मेंस है, हमने ये काम किया है। विपक्ष जो बात कह रहा है हम उसको नकारते हैं। मुझे बताइए कि जनता के बीच बताने के लिए क्या? हम ही जनता के बीच में है, वो जनता के बीच में है ही नहीं। किसानों के सवाल पर ये बात करते मैं पूछना चाहता हूँ, 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य हमने भुगतान किया। शुगर मिले सपा बसपा बेच रही थी, शुगर मिले हमारे मुख्यमंत्री योगी ने चलाया। रामाला शुगर मिल की क्षमता 500 करोड़ रुपया देके योगी जी ने बढ़ाया।
उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरियां योगी जी ने दी। 4 लाख नौकरियां, आज तक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में आजादी के इतिहास में कभी नहीं मिली थी। मैं एक एक विभाग की गिनती दे सकता हूं। आयुष जी, 1.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को हमने दिया। भ्रष्टाचार को खत्म किया है, भ्रष्टाचार रहित नौकरियां दी है, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। आयुष जी, आज गुंडे थाने में, अपराधी हाथ उठा के थाने में जाता है, गुंडा उसको जेल भेज दीजिए। किसानों को बिजली मिल रही है। ठीक है अभिषेक जी, देखिए अब आपसे मैं जब सवाल पूछूंगा और अगर समीर जी बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं उससे शिकायत मत करिएगा कि मैं समय नहीं दे रहा हूं। जनार्दन मिश्रा जी को एक बार मैं फिर से रुक करता हूं। जनार्दन जी मुझे लग रहा है शायद आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अनम्यूट करें एक बार एक ऑडियो। जनार्दन जी, चलिए कुछ तकनीकी समस्या है, मैं बार बार कोशिश। आयुष जी मुझे मौका दे प्लीज। जी जी, सब लोग बोल रहे हैं, मुझे मौका आप दे। आयुष जी मुझे मौका दे प्लीज। चलिए अजीज खान जी। जी देखिए आयुष जी बात दो में है और देखिए निषाद पार्टी के भी एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी चाह रहा था। उनको परेशान किया, लेकिन उन्हें न्याय की लड़ाई अगर लड़ी किसी ने तो और मिर्जापुर से उनको सांसद बनाया 1996 में। अफजाल अंसारी आप क्या तरीका भैया की बोलते हैं? आपके आदर्श हो गए। ये तरीका नहीं है भैया। नहीं, ठीक है अजय जी, मैं सबको देखो एक एक करके, सभी लोग एक एक करके बोले। देखिए इस तरीके से चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है और इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं देता हूं। अजय जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोले, पहले अजीज खान जी को कंप्लीट करने दें। देखिए आयुष जी, जवाब देना है, आराम से लिख ले जवाब दे। निषाद समाज से आते हैं। निषाद समाज को अगर सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। आप समझिए कि बैंडेड क्वीन फूलन देवी जी को 1996 में सांसद बनाया। उनको तमाम लोगों ने उनको पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, लेकिन आदरणीय नेताजी ने उनको सम्मान दिया। एक और बड़ा अहम मसला बताऊंगा। कब से हो गए आप इस बात को देखिए कि बैंडेड क्वीन एक फिल्म आई फूलन देवी जी का, उसमें नग्न दिखाया गया, उनको नग्न दिखाया गया, लेकिन किसी भी मनुवादी विचारधारा ने उसका विरोध नहीं किया। एक दूसरी फिल्म आती है पद्मावत, तथाकथित उसमें कहीं ना कहीं बड़े जाति के लोग शामिल रहे। आप अंदाजा लगाएं कि उसका विरोध जितने मनुवादी विचारधारा के लोग हैं पूरे देश में हुआ, उसके खिलाफ हो गए लोग, उस पर बाइकाट किया लोगों ने। सवाल इस बात का है कि ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, निषाद समाज केवट मल्ला, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग तो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत बला मुसीबत परेशानी आती है तो कोई भी आदमी साथ नहीं देता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा साथ दिया। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि यही निषाद समाज है, आज ये बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे हैं। नदियों के किनारे एक भी पट्टा, नदियों के किनारे एक भी पट्टा बीजेपी ने नहीं किया निषाद समाज का। साहब ये इनका चेहरा है। ये निषाद समाज की लड़ाई लड़ेंगे, ये केवट मल्ला की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ये सिर्फ मलाई खाना चाहते। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं जवाब, ठीक है मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है अजय जी जवाब दें। हाँ जी बताएं। दूषित मानसिकता मत दिखाइए। दूषित मानसिकता का परिचय देने से कोई लाभ नहीं है। हर दलों की अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपने पॉलिसी, अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपनी समझ होती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो पहले अपने अंदर झांकें। हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर किसी समाज को किसी दल के साथ एसोसिएट करना है या उसके मूल्यों को समझना है तो मुखिया उसके मूल्यों को समझ सकता है। अगर किसी दल के मुखिया ने अपनी बात रखी है और अगर वहां सुनवाई प्रॉपर हुई है तो फिर दल बदलता नहीं है, वो कंटिन्यूटी रहती है। समाजवादी पार्टी ने अगर ये वजूद इनका समझा होता तो ये व्यवस्था आज कायम ना होती। 70 साल से जिन लोगों ने गुमराह किया इस समाज को, उस समाज को दिशा देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस समाज को दिशा दे करके आगे के टाइम में आप लोग के समक्ष ये बात आज लिख लीजिएगा कि अगर कोई समाज कहीं ज्यादा वक्त दे करके अगर किसी को दिशा दे पाया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को दिया है और देगी। अगर इसके अलावा कोई छलावेदार बात या कोई प्रलोभन वाली बात कोई कहता है तो मिथ्या है। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी क्या कहना चाहते हैं? अजय जी, जवाब नहीं हुआ।
निषाद समाज के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है, जरा ये बता दीजिए आप। निषाद बताएं। समाज के लिए लड़ाई कौन कौन सी लड़ी, जरा वो बता दीजिए। हमारे समाज, आपने निषाद समाज के लिए, आपको मैं क्या अवगत आपने कराना नदियों चाहता हूं, के शायद किनारे आप अपनी उनके आरक्षण की लड़ाई लड़े, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़े। आपको अवगत नहीं है। आपको चलिए ठीक है, बहुत बहुत जल्दी से, बहुत शार्प जवाब लेता हूं मैं। अगर अवगत होते तो ये बात रखते नहीं। अभिषेक जी के पास मैं जाऊंगा बहुत जल्दी से। आप अगर लड़ाई इस बात कैसे से लड़ी आपने अवगत अजय होते जी? या आपके संज्ञान में होती तो ये बात आप कहते नहीं। आपको संज्ञान यह में है? बात कहने के इस लिए बात से मैं राजनीति पीछे कर रहा के समय में जा राजनीति करके और करता हूं। सारे चित्रण को आपने देखना क्या होगा। लड़ाई लड़ी, आप ये बात बता समझो दीजिए आप। पहले। अगर आप बताइए, निषाद समाज की लड़ाई क्या आपको लड़ी है संज्ञान आपकी? में लाने के लिए समाज के साथ जुड़ के बैठना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा। आप कतई इस बात को नहीं कह सकते। अगर वहां पर हम कंफर्टेबल जोन में रहते तो आपके साथ कंटिन्यूड रहते। हमारा समाज जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 70 साल से उपेक्षित थे। बछुआ समाज को पट्टे की जो बात करते हैं आप, अगर कोई सुनवाई करने की व्यवस्था बनाई है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अब तक ये उपेक्षित समाज अगर सभी ने इसको छलाना होता तो आज ये नई दिशा की तलाश में ना होती। आप अगर इस समाज की बात करते हैं, अगर इस समाज को दिशा देने का काम आप लोगों ने किया होता तो ये समाज भ्रमित ना होता। ये समाज आज सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल जोन में आया है। उत्तर प्रदेश में अपने 160 सीटों पे अपनी संगठन बना करके अपने वजूद को भारतीय जनता पार्टी चलिए ने ठीक है, समझ रखा ठीक है। और अजीत जी, मुझे लग रहा है आपकी बात का जो जवाब दे सकते थे अजय जी ने दे दिया। अब अभिषेक जी का मैं रुक करता हूं। इनके अभिषेक जी, वजूद को समझने ठीक का है, काम करता अभिषेक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी की चलिए, बातों अजय को जी, सुनने का काम अजय जी अगर शांत किसी हो ने जाएं। किया है ठीक है, तो अजय अमित जी, शाह जी अजय ने जी, किया, आपने अपनी नड्डा बात रख साहब ली। ने किया, अभिषेक योगी जी, आदित्यनाथ जी ने अभिषेक जी, किया, ठीक है। अन्य लोगों ने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया ठीक है, है। अगर ठीक है। आपके बातों में वजूद ठीक है है। तो आप अपने पीछे के अध्याय को झांक के देखिए। आपने अगर इसके वजूद को समझा होता इस समाज के तो इस समाज ठीक को है, उपेक्षित चलिए, ना किया ठीक है, होता। ठीक है, अगर ये समाज ठीक है। किसी दिशा में आया है तो ठीक सिर्फ है, और सिर्फ चलिए। माननीय संजय निषाद ठीक जी है, के कहने चलिए, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सुना, भारत सरकार के मुखिया ने सुना, इनके अगुवा लोगों ने सुना, इनको वजूद को समझा, इनके सीटों को समझा, इनके बहुतायत सीटों को समझा। उसके बाद इनको दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर ये किया ना होता तो आपके समक्ष ये बात जाती भी नहीं। आप उपेक्षित ना होते, आप अपने ठीक है, दिशाहीन न समझते। अजय जी, ठीक है, आपने जो ठीक बात है अजय जी, रखी है, आपने वो जवाब दे दिया। बेसमझ ठीक है अजय जी, आपने नासमझ जवाब दे बात दिया। रखी ठीक है, अभिषेक जी को जी हाँ। सुनेंगे हम लोग। ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, जी आपको ठीक लग रहा होगा। अभिषेक जी, देखिए, जी, मैं अपने जी, बड़े जी, भाई जी, समीर जी। सिंह जी को याद दिला दूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बोला था, अपने घोषणा पत्र में भी बोला था कि महिलाओं श्रमिकों के हितों के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित करने के थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इन्होंने अपने संकल्प पत्र में और चुनावी रैलियों में हर जगह पे बोला था कि असंगठित श्रमिकों के लिए 2 लाख भगाने का काम किया था। बच्चों और योजना लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। पूना में महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और अच्छी गड्ढा मुक्त सड़कें, श्रमिकों को आपने संरक्षण, भ्रष्टाचार रहित सरकारों ने भगाया था। उनका स्वागत किसने किया था? उनको फ्री राशन कौन दे रहा है? उनको क्रांति एवं दुग्ध कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कांग्रेस नहीं दे रही है। का बसों के नाम पे कांग्रेस ने दिया, कांग्रेसियों ने स्थापित करने का कहा था। लोगों के साथ क्या किया? मजदूरों के साथ जनार्दन जी, जनमत समीर जी और अभिषेक जी, ठीक है ठीक है, आप लोगों ने समय ले लिया। ठीक है, कृष्ण जी एक जल्दी टिप्पणी करना। आज की में तरफ अपने चुकी हैं, अटकती की हमने शुरू कर दी है। तो ये जो एक आदर्शवादी एक बात होती थी और जो ये कहा जाता था कि हम जाति और धर्म से उठकर राजनीति करना चाहते हैं, वो असली चेहरे सभी के सामने हैं। और जहां तक ये बात करी जा रही है कि कितने पार्टियों का एक साथ मिलकर और कितना बड़ा विपक्ष बनेगा, तो सौदेबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। अभी भागीदारी मोर्चा के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो भी हमारे साथ में हैं। जब वो योगी जी से मिलने जा रहे थे और मीटिंग के बाद निकले थे तो उन्होंने बोला कि राजनीति में सभी कुछ संभव है, मुलाकात भी होगी, आगे बात भी होगी और हो सकता है कुछ उसमें गठबंधन भी बन जाए। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो उससे पूरी तरीके से मुकर गए और बोले कि हम तो अपने मुद्दे रखने गए थे। तो इस तरह ये राजनीतिक में जो माहौल बनता है आरोप प्रत्यारोप में, उसमें जो असल मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हैं, उनको भुलाया नहीं जाना चाहिए। ये सर्वोपरि होना चाहिए। अर्कवंशी जी, बात नहीं बनी तब आकर के कह दिया गया कि हम तो मुद्दे रखने के लिए गए थे।
नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, बात बनानी ही होती तो हमको मलाई खानी ही होती तो हम सत्ता से दूर ही क्यों जाते। और रही बात, हमारे बड़े भाई समीर जी अभी कह रहे थे कि सुनील जी नए हैं, मगर मैं आप समीर जी को ये बताना चाहता हूं कि अब ये बताइए, उन्होंने अभी कहा कि आप गुंडों के साथ देने की बात करें, मगर अभी इसी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा में किसके साथ गठबंधन किए थे? मैं बता रहा हूँ 2012 में क्या स्थिति आपकी थी? 2012 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी? 2017 में जब हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ में आए, तब 2017 में आपकी सरकार बनी, और 2022 आपको पता लगेगा कि हमारे नेता आपके साथ नहीं है, तो आपको जनता उखाड़ फेरने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। आप समय आने दीजिए, जनता बहुत तैयार रहती है। आपकी जो यात्रा चल रही है, मसूद के चेले के चरणों में अपना सर झुकाते हो, आपको शर्म नहीं आती? जिसके नाम पर पार्टी चलाते हो, सुहेल देव का अपमान करते हो, आपके नेता आपकी जो यात्रा चल रही है, यात्रा पूरी तरीके से आपको जवाब देने का काम करेगी। आप समय का इंतजार करिए, आप वोट लेने के लिए जिस समय गाँव-गाँव जाएंगे, आप इतिहास नहीं जानते हो, यात्रा के नाम पर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद देने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी समय आने दीजिए, जनता पूरी तरीके से बैठी है गाँव में तैयार। आपने किस तरीके से जनता को लूटने का काम किया, जनता को सिर्फ आपने आपने जलेबीदार बातें जनता को देने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने जो मुद्दे हमारे साथ तय किए थे, उन मुद्दों पर कोई भी काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, अजीज खान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की मेरे पास बहुत पाबंदी है। ठीक है अजीज खान जी। देखिए आयुष भाई, जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ने का वक्त नहीं है, मुद्दों पे बहस होना चाहिए। आज वाकई में उत्तर प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं और वो मुद्दे हल होने चाहिए। बीजेपी की जिम्मेदारी है कि मुद्दे को हल करे, लेकिन अब वक्त निकल गया, 4.5 साल का वक्त निकल गया, अब मुद्दा क्या हल होगा? अब तो इस मुद्दे का जवाब जो है वो जनता 2022 में देगी, क्योंकि ये कितना भी भाषण दे ले, कितना भी टीवी पर लड़ ले, कितना भी बवाल कर ले, साहब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये टीवी पे लड़े, भड़का दे, डरा दे, भैया ये डराते भी है, ये टेलीविजन पे बोल के डराते हैं। तो देखिए विपक्ष जो डरा रहे हैं, ये डराने से नहीं काम चलेगा। मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इनको डराएगी, इनके कारनामों को डराएगी, क्योंकि इनके कारनामे 4.5 साल में बहुत अच्छे नहीं है। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गया। एक फाइनल कमेंट मैं जनार्दन जी से लूंगा, उसके बाद मैं ये चर्चा यही समाप्त करूंगा। जनार्दन जी, मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का चुनाव या जातिगत समीकरण, और इन्हीं को साधते हुए हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी। जनार्दन जी, फाइनल कमेंट आपका। आयुष जी देखिए, इस समय हम लोग एक बहुत बुरे दौर से गुजर कर आए हैं और वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो इतने बड़ी महामारी से कैसे लड़के वापस खड़े होने का प्रयास करेगा, उनको उसको करने में उसको सहायता करने में मदद करें। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो देखिए सदियों पुरानी है, वो चलती आ रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन उनको मुद्दों की राजनीति बनाने, मुद्दों की लड़ाई बनाने में अगर उसमें जनता का भला होता तो सबको इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। दलित, पिछड़े और जो गरीब लोग हैं, उनको इस समय सबसे बड़ी जरूरत है, उनके लिए सर्वाइवल का संकट है, सबसे बड़ी जरूरत है उनको भोजन और उनके आवास का संकट है। तो अगर मुद्दों की बात होगी तो ज्यादा प्रदेश भी निखरेगा और देश की भी एक प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी। चलिए जनार्दन जी, आप किसी बात के साथ आज मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि ये वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो आपको दिख रहा है अलग अलग धड़ों में बटा हुआ, और सत्ता पक्ष अपनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। अब विपक्ष रोकता कैसे है, ये एक बड़ा सवाल बरकरार है। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना है।